नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। वैश्विक हालात ऐसे बन रहे हैं जिससे अंदेशा जताया जा रहा है कि क्या विश्व युद्ध होगा। इसके बारे में हम आपको अब तक की पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं कू ब्रेकिंग पर। तो कू पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कू किया है और अपने कू में उन्होंने लिखा है, जनपद गोरखपुर के कैंपियरगंज क्षेत्र की जनता जनार्दन का ऐसा असीम उत्साह देखकर घोर परिवारवादियों की चूलें हिल गई होंगी। यहां की राष्ट्रवादी जनता ने हर बूथ पर कमल का फूल खिलाने का संकल्प लिया है। धन्यवाद मेरे कैंपियरगंज। इसके बाद चंद्रशेखर राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी के, इन्होंने अपने कू में लिखा है, मेरे जाने के बाद पैसे वाले बहुत लोग आएंगे जो हर साल आते हैं और आपको झूठे वादे कर के चले जाते हैं। उन्होंने आज तक कुछ नहीं बदला, इसलिए इस बार परिवर्तन को चुनें और केतली का बटन दबाएं। अगली कू हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। राजनीतिक दल बिहार कांग्रेस का ये कू है जिसने उत्तर प्रदेश के चुनाव से संबंधित कू किया है। अपने कू में कांग्रेस बिहार ने लिखा है, यूपी में जाति धर्म की राजनीति करने वाले लोगों ने सिवाय जनता को धोखे के और कुछ नहीं दिया। ऐसे लोगों से जनता तंग आ चुकी है, अब बदलाव चाहती है। अगला कू हम आपको दिखा रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता बसपा डॉक्टर एमएच खान का यह कू है। 40% कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बावजूद अभी तक तेल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन 10 मार्च के बाद नए नए बहाने सुनने को मिलेंगे। गरीबों को अनाज दे के सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है, वो गरीबों का हक है। हैशटैग दिया है राइट टू फूड के तहत। चलिए, तो कू ब्रेकिंग के बाद अब सीधे आपको वॉरफील्ड पर लिए चलेंगे कि आखिर यूक्रेन, जो दुनिया का सबसे नया और चर्चित युद्ध क्षेत्र बन चुका है, वहां क्या चल रहा है। तो ताजा जानकारी यह मिल रही है कि रूस ने यूक्रेन को वार्ता का प्रस्ताव दिया है। बेलारूस में यूक्रेन से वार्ता को रूस तैयार है। रूस ने बेलारूस में भेजा है प्रतिनिधिमंडल, लेकिन बड़ी बात यह कि यूक्रेन इस वार्ता के लिए तैयार नहीं है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की, रूस ने यूक्रेन को बातचीत का प्रस्ताव तो दिया है, वार्सा, बुडापेस्ट, इस्तांबुल या बाकू में वार्ता चाहता है यूक्रेन। रूस मीडिया का बहुत बड़ा दावा सामने आया है, रूस से वार्ता करेगा यूक्रेन। बड़ी खबर इस वक्त की, बेलारूस जा रहा है यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल। तो यह काफी खींचतान मची हुई है। वॉरफील्ड पर क्या चल रहा है, इससे जुड़ी हर जानकारी तो हम आपको दे ही रहे हैं, लेकिन वॉरफील्ड पर नियंत्रण रखने वाले लोगों का क्या चल रहा है ये आपको बता दें। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद ही संवेदनशील और सनसनीखेज तस्वीरें आपके सामने हम लेकर आए हैं सीधे वॉरफील्ड से। और ये बड़ी संख्या में राजधानी में लोगों का विरोध प्रदर्शन, तो दूसरी ओर राजधानी में रूसी टैंक तक दाखिल हो रहे हैं। ये हालात बने हुए हैं, सैन्यकर्मी अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं, आम लोग जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो बड़ी बात यह है कि बातचीत का भी रास्ता तलाशा जा रहा है। तो वार्ता का रास्ता तलाशा जा रहा है और रूस काफी हद तक बर्बर हो चुका है, यह आरोप है यूक्रेन का। तो यूक्रेन का दावा है कि उधर रूस का भी अपना दावा है। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि यूक्रेन में रूसी फौज कहां तक पहुंच चुकी है। काला सागर, पोलैंड और स्लोवाकिया, रूस से जुड़ी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। और ये जंग जारी है, जहां जहां लाल स्पॉट आपको दिख रहा है, जैसे जिम्नाई द्वीप, राजधानी कीव, कोनोटोप ये और सुमी, ये जो जगह है यहां जंग जारी है। यहां अभी भी बारूद बरस रहे हैं, यहां अभी भी विस्फोट हो रहे हैं, यहां रहने वाले लोगों की जान खतरे में है। यह एक्टिव वॉर फील्ड कहा जा रहा है।
तो दूसरी ओर रूस का दावा कब्जे का कहां है वो भी आपको दिखा देते हैं। ये पीले निशान से आपको हम दिखाते हैं कब्जे का दावा। तो खेरसोन, होस्टोमेल ये जगह, और फिर मेलिटोपोल और खार्किव, ये वो इलाके हैं जहां रूसी सेना कब्जे का दावा कर रही है। तो राजधानी कीव समेत जिम्नई द्वीप, कोनोटोप और सुमी ये अभी भी एक्टिव वॉर फील्ड है। रूस में जो हालात बने हैं उसके बारे में और भी हम थोड़ी जानकारी समझने की कोशिश करेंगे, विशेषज्ञों से बातचीत करेंगे, उनसे जुड़ते हैं और आपको ताजा जानकारी देंगे, पूरे परिदृश्य से आपको अवगत कराएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो रूस में जो हालात बने हैं उससे हम आपको लगातार अवगत करा रहे हैं और कुछ ही देर पहले की ये स्थिति है। कुछ एक्टिव वॉर फील्ड बने हुए हैं राजधानी कीव के समेत। तो रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के कुछ जगहों पर कब्जा कर रखा है। ये येलो मार्क और रेड मार्क के माध्यम से आपको हम इस स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों के साथ भी हम आपको इस परिस्थिति से अवगत कराने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ राजनयिक बीएस निगम जी जुड़े हुए हैं और साथ ही रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो कर्नल टीपीएस त्यागी जी के पास चलते हैं और उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि टीपीएस त्यागी जी, रूस में एक्टिव वॉर फील्ड अभी कई इलाकों में है। राजधानी कीव के अंदर रूसी सेना दाखिल हो चुकी है, लेकिन हम यह समझना चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किसी भी देश पर किसी दूसरे देश का कब्जा होना का मतलब क्या होता है। किसी देश के ऊपर किसी दूसरे देश के कब्जा होने का मतलब उसकी सॉवरेनिटी को खत्म करना। लेकिन ये तो पुतिन का एम है ही नहीं। ये तो वो पहले दिन से कह रहे हैं कि हमें यूक्रेन के ऊपर कब्जा नहीं करना है और ना ही वो करना चाहते हैं और ना ही ये स्कीम ऑफ थिंग्स में है। वो क्या चाहते हैं कि यहाँ का सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि जो वहाँ का प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, वो प्रेसिडेंट एक वेस्ट से समर्पित व्यक्ति है और 2013 में रूस के समर्पित व्यक्ति को, प्रेसिडेंट को एक रेफरेंडम के थ्रू चालबाजी करके हटाया गया, जिसके बाद क्रीमिया का युद्ध हुआ। और ये जो अभी प्रेसिडेंट हैं ये रूस के प्रति कुछ ऐसी धारणा रखते हैं कि इन्होंने अपने यहाँ रूस का टेलीविजन का प्रसार बंद कर दिया। इन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के उन 19 व्यक्तियों को जो उनके खास माने जाते हैं, जिनमें उनके गॉड फादर भी शामिल हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया वगैरह वगैरह। लेकिन अब जो स्थिति है, जो पुराना हुआ सो हुआ, वर्तमान आज की स्थिति ये है कि युद्ध में वो पॉइंट आ गया जिसे हम कहते हैं विनाश के बाद वार्ता। ये पॉइंट ऐसा आया कि अब रशिया भी बात करने को तैयार है और यूक्रेन भी बात करने को तैयार है। फैसला इस बात के ऊपर होना है कि बात किन शर्तों पे हो और बात किस जगह पे हो। बिल्कुल टीपीएस त्यागी जी, हम आपके पास थोड़ी और बातचीत समझने के लिए पहुंचेंगे। एक बार बीएस निगम जी के पास चलते हैं और बीएस निगम जी, हम चाहेंगे कि एज अ डिप्लोमेटिक आप टीपीएस त्यागी जी एज अ वॉरमैन है वो, तो उस हिसाब से बता रहे हैं, हम चाहेंगे आप थोड़ा डिप्लोमेटिक उनकी बातों को आगे बढ़ाएं कि अब बातचीत के टेबल पर विषय आ चुका है। तो एक और एक्टिव वॉर जोन है, दूसरी ओर बातचीत का प्रस्ताव है और काफी खींचतान के बाद दोनों देश बातचीत के लिए तैयार भी हुए हैं। तो ये किधर जा रहा है? देखिए, पिछले लगभग 2 घंटों में इतने बदलाव हुए हैं जी दोनों के स्टेटमेंट्स में, चाहे वो रशिया हो चाहे वो यूक्रेन हो जी, है ना। अभी बड़ा विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो रहा। पहली बात आई कि यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार है जी, फिर बीच में आया कि बात नहीं करेगा, अब दोबारा से बातचीत के लिए तैयार की बात हो रही है। उन्होंने शर्त रख दी कि बेलारूस में बात नहीं होगी जी। अब उन्होंने नया एक और बात कही है कि रूस से बात नहीं होगी। अगर बेलारूस में बात होनी है तो जाहिर है रूस पर ही होगी। ये तो हो नहीं सकता कि वहां पे और कोई बात हो, है ना। तो थोड़ा सा अभी हमें और एक ये भी खबर आई है कि हाँ भाई, डेलीगेशन रूस का रवाना हो गया
जी, जब बात ही नहीं होनी तो कौन सा डेलीगेशन चाहिए, है ना। तो अभी थोड़ा सा, अभी आधा घंटे के अंदर कुछ बातें और क्लियर हो जाएंगी, लेकिन ये आइस ब्रेकिंग तो हो चुका है। बिल्कुल। बीएस निगम जी, मीडिया में जानकारी थोड़ी देर बाद आती है, राजनयिक वो जो कंट्रोल कर रहे हैं पूरे सिचुएशन को, उनके पास पर्याप्त जानकारी है। तो अगर हम तक ये जानकारी आई है कि डेलीगेशन रवाना हो चुका है या फिर वैश्विक मीडिया के पास ये जानकारी आ चुकी है, तो वो इससे कहीं आगे बढ़ चुके होंगे। हो सकता है डेलीगेशन वहां पहुंचने को हो, लेकिन यूक्रेन जो जिन परिस्थितियों पर बातचीत के लिए राजी है, या तो न्यूट्रल ग्राउंड चाहिए या फिर ऐसे जगहों का यूक्रेन ने नाम सुझाया है जो इस्लामिक बहुल क्षेत्र है। तो इसके पीछे भी कुछ यूक्रेन की मंशा होगी या फिर उसके मन में डर होगा कि न्यूट्रल ग्राउंड पर भी रूस कुछ और न कर बैठे। देखिए, अभी से पहले, थोड़ा सा पहले ही जो यूक्रेन के एक सांसद हैं, ठीक है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि हमें कोई भी शर्त मंजूर नहीं है और रशिया बिना किसी शर्त के बात करेगा नहीं, है ना। और रशिया की शर्त भी बहुत खतरनाक है, वो चाहता है कि वो सरेंडर करे। अब उल्टा होने वाला है, तो थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि अभी इट इज थोड़ा सा और समय लगेगा जब हम बात करेंगे, और अच्छा होगा थोड़ा सा और समय। हम इस थोड़े से और समय के पीछे जो काफी कुछ चल रहा है उसे समझने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर टीपीएस त्यागी जी के पास चलेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं तो एक्टिव वॉर फील्ड के बीच जो डिप्लोमेटिक खींचतान मची हुई है उसका क्या मतलब है, और जो लगातार परिस्थितियां बदल रही है इसमें दूसरे वैश्विक ताकतों का क्या योगदान है, यह समझने का प्रयास करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो क्या दुनिया विश्व युद्ध के बीच फंसती नजर आ रही है? सीधे अपने मेहमानों का पास चलेंगे और रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी जी से ये सीधा सवाल। त्यागी जी, अभी एक और एक्टिव वॉर फील्ड, दूसरी ओर टेबल पर बातचीत का प्रस्ताव, लेकिन दुनिया में गुटबाजी भी अलग अलग तरह से होती दिख रही है, चाहे वो वैश्विक शक्तियां हो या शक्तियों का समूह हो, नाटो हो, यूएन हो या दूसरे संगठन हो। ऐसे में आप दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर जाता देख रहे हैं या फिर कोई उपाय पहले भी है? तो हम जाता नहीं देख रहे। उसका कारण ये है कि अमेरिका और नेटो ने साफ साफ कह दिया है कि हम हर तरह की मदद करेंगे, लेकिन हम अपने ट्रूप्स यूक्रेन में नहीं भेजेंगे। तो अगर, और वैसे भी बिडेन ने कई बार अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि आई डोंट वांट टू फाइट डायरेक्टली विद रशिया। इसका मतलब अगर उन दो बड़ी ताकतों में लड़ाई नहीं है तो विश्व भर तो नहीं होगा। अब मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बताना चाहता हूँ दो चार बातें। रशिया ने पहले ही दिन पूरी ताकत के साथ एयरफील्ड, एयर डिफेंस सिस्टम, फ्यूल डंप, एम्यूनिशन डंप, मिलिट्री इंस्टॉलेशन, नेवल बेस, ये सबके ऊपर स्ट्राइक अपनी मिसाइल से की यूक्रेन के अंदर, और पूरा करीब करीब एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली। लेकिन जब भी कभी एयर अटैक होता है तो जो मिलिट्री टैक्टिक्स है वो ये कहती है कि एयर अटैक होने के बाद ग्राउंड को कब्जाने के लिए एयर और ग्राउंड फोर्सेस का लिंकअप होना बहुत जरूरी है, और वो लिंकअप होना था डोनबास से और बेलारूस से। वहां के टैंक्स को आके लिंकअप करना था, वो लिंकअप टाइम पे नहीं हुआ, जिसकी वजह से इतना टाइम लग गया, वरना ये ऑपरेशन रशिया के मुताबिक 2 या 3 दिन की थी। आज 4 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अब दूसरी बात, अब रशिया ने क्या किया कि अगर लिंकअप नहीं हुआ तो उसने आज चौथे दिन बहुत सारे शहरों को एनसर्किल कर लिया, जिसमें जैसे आपने बताया खार्किव भी है, सुमी भी है, और ये मेलिटोपोल भी है, कीव भी है। इन बड़े बड़े शहरों को उसने एनसर्किल कर लिया। लेकिन एनसर्किल करने से शहर के ऊपर कब्जा नहीं हो जाता, वो आपको अंदर जाके लड़ाई लड़नी है, और अंदर बिल्टअप एरिया में जो लड़ाई है यहाँ एडवांटेज यूक्रेन है।
क्योंकि मेरे बिल्टअप एरिया में कौन सी गली, कौन सा घर, कौन सी स्ट्रीट मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, बजाय उस रशिया के जो 700 किलोमीटर दूर से आया है जी। और मैं उसे अर्बन लड़ाई में, बिल्टअप एरिया की लड़ाई में उलझा के कुछ दिन और ले जा सकता हूँ। और अगर और ले जा सकता हूँ तो 700 किलोमीटर की उसकी सप्लाई लाइन हो जाएगी और मैं उसे बीच बीच में तंग कर सकता हूँ, काट सकता हूँ। इसलिए रशिया इस मूड में आया कि हाँ, हम बात करने के लिए तैयार है। अब जहाँ तक सवाल है यूक्रेन का, यूक्रेन इसलिए आया कि उसका पूरा देश हर जगह थोड़ा थोड़ा तबाह हो गया। कल को इतिहास ये पूछेगा कि क्या यूक्रेन के प्रेसिडेंट की ये इच्छा कि मुझे नेटो में जाना है इतनी महत्वपूर्ण थी कि उसने अपने देश को तबाह करवा दिया? क्या जवाब देंगे? अरे वो कितना भी कहते रहे कि मैं बहुत बोल्ड हूँ और ट्रम्प भी उनकी तारीफ करे, लेकिन काय का बोल्ड है? अगर जोश के साथ होश नहीं है तो ऐसे जोश की आवश्यकता नहीं होती। देखो सर, मैंने लड़ाई लड़ी है, मैंने युद्ध लड़ा, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। बिल्कुल त्यागी जी, एक और छोटी सी चीज आपसे समझना चाहेंगे कि इन परिस्थितियों में एक और तो आपने ये भी जानकारी दी कि रूस की सेना यूक्रेन में जाकर दोधारी तलवार पर खड़ी हो गई है, दूसरी ओर यूक्रेन बुरी स्थिति में है, वैश्विक ताकतें उसकी मदद के लिए नहीं आ रही है। तो जब बातचीत के टेबल पर दोनों देश के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य बैठेंगे तो अपर हैंड किसका देख रहे हैं आप? मैं तो अभी भी अपर हैंड, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं तो जैसा नो नहीं कह सकते। क्या आपने अपनी बीवी की पिटाई करनी बंद कर दी है? अब आप ना यस कह सकते ना नो कह सकते। तो ऐसे ही कुछ चीजें ऐसी हैं। अपर हैंड अभी और 2-4-6 घंटे के बाद चीजें क्लियर होंगी, तब आप इस बात को कह सकते हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने अपने देश का इतना तबाही कराई, इतने लोगों की जान गंवाई, किस लिए? केवल इसलिए कि मैं नेटो का मेंबर बनना चाहता हूँ। क्या छोटे मामूली उद्देश्य के लिए आप अपने देश को युद्ध के आग में झोंक सकते हैं? बिल्कुल, आप सोच कर देखिए। चलिए टीपीएस त्यागी जी, चूंकि आप एक्टिव पर्सन हैं और एक्टिव वॉर फील्ड के बारे में जानकारी रखते हैं, तो इसलिए आपने सीधा कहा कि कई परिस्थितियां हैं जो वार्ता के टेबल पर दोनों देशों के बीच बातचीत से संबंधित मुद्दों को प्रभावित करेगी। लेकिन इसी सवाल को हम थोड़ा घुमाकर अपने डिप्लोमेटिक गेस्ट बीएस निगम जी के पास लेकर चलते हैं। सवाल यही है बीएस निगम जी, सवाल यह है कि क्या जब बातचीत के टेबल पर दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य आमने सामने होंगे तो वैश्विक ताकतें किसके पीछे कितनी संख्या में खड़ी है ये मायने रखेगी? ये किसी एक पक्ष को अपर हैंड देगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक्टिव वॉर फील्ड में मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है, लेकिन जुबानी बारूद, गोला बारूद सब बरसा रहे हैं। देखिए, जैसे हमारे त्यागी सर ने कहा है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि ना तो अमेरिका और ना कोई देश सीधे तौर पर अपनी फौज भेजने को तैयार है जी। लेकिन जो एम्यूनिशन है ये सब आना शुरू हो गया है जी। लड़ाई के साजो सामान आने शुरू हो गए हैं। जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने डिमांड की थी कि हमें सलाह नहीं चाहिए, हमें हथियार चाहिए, तो हथियार रवाना हो चुके हैं और हो सकता है आज रात तक भी बहुत सारे। चलिए, तो देखना दिलचस्प होगा कि आज रात के बाद कल सुबह परिस्थितियां वैश्विक क्या इशारा करती है। बहुत बहुत धन्यवाद टीपीएस त्यागी जी और बीएस निगम जी अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्या विश्व युद्ध होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। हर अपडेट वॉर फील्ड से आप तक पहुंचाते रहेंगे इस खास पेशकश में। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।